ये कहानी चंदनपुर गांव की है, जहां रघुनाथ जी अपने इकलौते बेटे सुरेश और बहू कविता के साथ रहा करते थे। अपने युवा दिनों में रघुनाथ जी इलाके के बहुत मशहूर और उम्दा बावर्ची हुआ करते थे। उनके हाथों के बने खाने के स्वाद की चर्चे दूर दराज के गांवों तक फैले हुए थे। लेकिन जैसे जैसे उम्र का असर हुआ, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। अब वो अपना पूरा दिन घर पर ही बिताते थे। लेकिन उनके घर में रहने से उनके बेटे और बहू को सख्त ऐतराज था। वे दोनों उन्हें अपने सिर पर एक बहुत बड़ा बोझ समझते थे। अजी सुनते हो, सुबह सवेरे आंख खुलते ही इनकी चाय और पानी की रट शुरू हो जाती है। मुझसे अब इनकी ये रोज रोज की चाकरी नहीं होती। अपने हिस्से का एक छोटा सा काम तो इनसे होता नहीं है। बस दिन भर खाट पर बैठकर हुक्म चलाना आता है। अरे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कविता? पिताजी हैं तो इसी घर में रहेंगे ना। वैसे भी अब उनका इस घर में काम ही क्या बचा है, दिन भर बस उसी चारपाई पर पड़े रहते हैं। सुरेश बेटा, अगर थोड़ा सा गुनगुना पानी मिल जाता तो मेहरबानी होती। गले में बड़ी खराश हो रही है। पानी पीना है तो खुद रसोई में जाके ग्लास ले लीजिए ना पिताजी। मेरे पास 10 हाथ नहीं लगे कि मैं घर का सारा काम भी निपटाऊं, खेतों पर जाने वालों का खाना भी बनाऊं और ऊपर से आपकी ये तीमारदारी भी करूं। बहू, मैं तो बस... अच्छा कोई बात नहीं बेटा, मैं खुद ही रसोई से ले लेता हूँ। तुम नाहक ही गुस्सा मत करो। पिताजी सच कहूं तो आपकी ही वजह से इस घर में रोज रोज ये चिक चिक और क्लेश होता है। जब आप कमाकर लाते थे तब बात कुछ और थी। अब तो आप बस एक ही जगह पर पड़े रहते हैं। हमारी महीने की कमाई का आधा हिस्सा तो सिर्फ आपकी इन महंगी दवाइयों में ही स्वाहा हो जाता है। बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी तोड़ मेहनत करके कमाया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया। पर आज जब मेरे ये हाथ पैर थक गए हैं तो मैं ही तुम्हें बोझ लगने लगा। हाँ, तो क्या गलत बोल रहे हैं ये? बहुत बड़े बावर्ची हुआ करते थे ना आप अपने जमाने के। आज तो एक ढंग की चाय भी नहीं उबाली जाती आपसे। क्यों हमारे टुकड़ों पर बोझ बनकर पल रहे हो? कहीं और जाकर अपना नया ठिकाना क्यों नहीं ढूंढ लेते आप? कविता बेटी, ऐसा कठोर मत बोलो। इस बुढ़ापे में मैं आखिर कहाँ जाऊंगा? मेरा इस पूरी दुनिया में तुम्हारे और सुरेश के अलावा अपना है ही कौन? देखिए पिताजी, सीधी और साफ बात यह है कि अब हमसे आपका ये रोज रोज का रोना धोना और झिकझिक बर्दाश्त नहीं होती। आज सूरज ढलने तक आप इस घर से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर निकल लीजिए तो हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा। अपने ही सगी बेटे के मुंह से ये जहरीली बातें सुनकर रघुनाथ जी का दिल छलनी हो गया। उन्होंने कभी किसी बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बेटे को उन्होंने इतने लाड प्यार और मन्नतों से पाला था, वही एक दिन उन्हें धक्के मारकर घर से निकाल देगा। उनकी झुर्रियों भरी आंखों से लगातार आंसुओं की धारा बह रही थी। लेकिन उस घर में उनकी इस बेबसी और लाचारी को देखने वाला कोई नहीं था। शाम ढलते ही सुरेश और कविता ने रघुनाथ जी को बिना किसी दया या रहम के घर से बाहर निकाल दिया। रघुनाथ जी अपनी छोटी सी पोटली थामे हुए गांव की सुनसान गलियों से बेसहारा गुजरने लगे। ठीक उसी वक्त शहर से उनका एक बहुत पुराना और रईस दोस्त कैलाश अपनी गाड़ी से उनसे मिलने चंदनपुर गांव आ रहा था। कैलाश जब रघुनाथ जी के घर पहुंचा तो वहां सिर्फ सुरेश और कविता मौजूद थे। अरे सुरेश बेटा, कैसे हो तुम? तुम्हारे पिताजी रघुनाथ कहाँ हैं? मैं शहर से बहुत सालों बाद उनसे मुलाकात करने आया हूँ। अरे कैलाश अंकल, आप... वो पिताजी तो अब इस घर में नहीं रहते। हमने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। अब वो किस हाल में हैं और कहाँ हैं, हमें कुछ नहीं पता। क्या बकवास कर रहे हो? तुम लोगों ने अपने बूढ़े और लाचार पिता को घर से निकाल दिया? सुरेश, तुम इतने नीचे कैसे गिर सकते हो? जिस बाप ने तुम्हारे लिए अपनी पूरी जवानी और जिंदगी दांव पर लगा दी, तुमने उसी को घर से बाहर फेंक दिया। धिक्कार है तुम्हारी ऐसी औलाद होने पर। अंकल जी, आप हमारे इन घरेलू मामलों में अपनी टांग मत ही अड़ाइए। वो हमारे किसी भी काम के नहीं रह गए थे, इसीलिए हमने उन्हें घर से निकाल दिया। अब आप शांति से यहाँ से जा सकते हैं। कैलाश गुस्से में पैर पटकता हुआ अपनी गाड़ी में बैठा और वापस शहर की तरफ मुड़ गया। वो रास्ते भर अपने दोस्त रघुनाथ को ढूंढ ही रहा था कि तभी उसकी नजर गांव के बाहर एक सुनसान और अंधेरी बस स्टैंड पर पड़ी। वहां एक टूटी हुई बेंच पर रघुनाथ जी अपना सिर झुकाए बेहद उदास और निराश बैठे थे। कैलाश ने तुरंत ब्रेक मारे और दौड़कर उनके पास गया। रघु भाई, रघु, ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी?
और यहाँ इस घुप अंधेरे में बस स्टैंड पर क्यों बैठा है? कैलाश, तू आ गया भाई। आज मेरा सब कुछ लुट गया। मेरे अपने खून ने मुझे पराया कर दिया। सुरेश और मेरी बहू ने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अब मेरा इस दुनिया में कोई ठिकाना नहीं बचा है। तू खुद को संभाल रघु, रो मत मेरे भाई। जब तक तेरा ये यार जिंदा है तू अनाथ नहीं है। उठ यहां से और मेरे साथ चल। आज से तू मेरे साथ शहर वाले घर में रहेगा। नहीं कैलाश, मैं पहले अपने सगे बहू बेटे पर बोझ था, पर अब मैं तेरे कंधों पर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं यहीं गांव में कहीं भी भीख मांगकर गुजारा कर लूंगा। चुप कर, तू कोई बोझ नहीं है मुझ पर। मेरा पूरा हक है तुझ पर। चल चुपचाप गाड़ी में बैठ। अब एक पल के लिए भी तू यहाँ इस बेहाली में नहीं रुकेगा। कैलाश जबरदस्ती अपने दोस्त रघुनाथ को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और उन्हें लेकर शहर की ओर निकल जाता है। रघुनाथ जी की आंखों में अपने बेटे की बेरुखी का गहरा दर्द जरूर था, लेकिन अपने सच्चे दोस्त का सहारा पाकर उनके बुझते हुए दिल को एक नई उम्मीद की किरण साफ दिखाई देने लगी थी। कैलाश रघुनाथ को अपने शहर वाले बड़े और आलीशान बंगले में ले आया। उसने रघुनाथ को आराम से रहने के लिए एक बहुत ही बढ़िया और हवादार कमरा दिया और उनके खाने पीने से लेकर कपड़ों तक का पूरा इंतजाम कर दिया। कुछ दिन गुजर जाने के बाद कैलाश को महसूस हुआ कि रघुनाथ अब भी अंदर ही अंदर घुट रहे हैं और दुखी हैं। वो अपने दोस्त के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए बिना उसकी मदद करना चाहता था। ले रघु, गर्मा गर्म चाय पी और ये बता, आज तेरी तबीयत कैसी लग रही है? चेहरे पर अभी भी वही पुरानी उदासी क्यों छाई है भाई? तबीयत तो मेरी एकदम ठीक है कैलाश, और तू मेरा ख्याल भी सगे भाई से ज्यादा रख रहा है। पर सच कहूं दोस्त, तो मुझे यहाँ बैठे बैठे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस तरह मुफ्त की रोटियां तोड़ना मेरे स्वाभिमान को अंदर से ठेस पहुंचा रहा है। अरे तू ये कैसी अजीब बातें करता है? ले, ये कुछ पैसे रख अपने पास। तुझे बाजार से जो कुछ भी चाहिए बिना किसी झिझक के खरीद लेना। तेरे इस भाई के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। नहीं कैलाश, इन पैसों को वापस अपनी जेब में रख ले। मैं यहाँ रहने को इसलिए तैयार हो गया था क्योंकि तूने हमारी पुरानी दोस्ती का वास्ता दिया था, पर मैं तुझसे भीख या दान के पैसे कभी भी नहीं ले सकता। रघु, तू मुझे बिल्कुल गलत समझ रहा है भाई। मैं तुझे कोई दान नहीं दे रहा हूं, बस एक दोस्त होने के नाते तेरी मदद कर रहा हूं। मदद ही करनी है तो मुझे कोई छोटा मोटा काम देकर कर। मुझे याद है वो पुराने दिन जब लोग मेरे हाथ का बना कढ़ाई पनीर और लच्छा पराठा खाने के लिए लंबी लाइनों में घंटों खड़े रहते थे। मेरे इन हाथों में भले ही थोड़ी कमजोरी आ गई हो, पर मेरे मसालों का स्वाद आज भी बिल्कुल वैसा ही है। अरे हाँ, तूने बिल्कुल पते की बात याद दिलाई। तेरे हाथ के उस कढ़ाई पनीर का तो पूरे इलाके में कोई जवाब ही नहीं था। तू एक काम क्यों नहीं करता? तू इस शहर में अपना वही पुराना जायका फिर से शुरू कर दे। पर कैलाश, इस बुढ़ापे में, और मेरे पास तो कोई दुकान या एक छोटा सा ठेला लगाने के लिए भी पैसे नहीं है। मैं ये सब अकेला कैसे करूंगा? उसकी रत्ती भर भी चिंता तू मत कर। तू बस मुझे हाँ कह दे, मैं तुझे शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके में कड़ाही पनीर और पराठे का एक बहुत ही बढ़िया और साफ सुथरा ठेला लगवा कर दूंगा। शुरुआत का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। और सुन, जब तेरी अच्छी कमाई होने लगे तो तू मुझे मेरे सारे पैसे पाई पाई वापस लौटा देना। बोल, मंजूर है मेरी शर्त? कैलाश, तू सच में मेरा सच्चा दोस्त है। मुझे तेरा ये प्रस्ताव पूरी तरह मंजूर है। मैं जी तोड़ मेहनत करूंगा और तेरे एक एक पैसे का हिसाब बहुत जल्द चुकता करूंगा। रघुनाथ जी के चेहरे पर बहुत लंबे समय बाद एक आत्मसम्मान और भरोसे की मुस्कान लौट आई थी। कुछ ही दिनों की भागदौड़ के बाद कैलाश ने शहर के एक बहुत ही चलते फिरते बाजार के नुक्कड़ पर रघुनाथ जी के लिए एक बहुत ही सुंदर सा ठेला तैयार करवा दिया। ठेले के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड पर लिखा था, मशहूर कड़ाही पनीर और पराठा। पहले दिन रघुनाथ जी अंदर से थोड़ा घबराए हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कड़ाही में ताजा पनीर और अपने खास मसालों को भूनना शुरू किया, उसकी बेहतरीन खुशबू दूर दूर तक हवा में फैलने लगी। चल रघु भाई, भगवान का नाम ले और शुरू हो जा। देख, मसालों की खुशबू तो अभी से कमाल की आ रही है। हाँ कैलाश, बस ऊपर वाले का नाम लेकर जिंदगी का ये पहला नया कदम बढ़ा दिया है। लो बाबूजी, आपका कढ़ाई पनीर और 2 गर्मा गर्म पराठे तैयार है।
वाह, अरे वाह दादाजी, क्या गजब का स्वाद है। ऐसा मखमली पनीर और इतने खस्ता पराठे मैंने पूरे शहर के किसी बड़े रेस्टोरेंट में आज तक नहीं खाए। आपके मसाले तो बिल्कुल लाजवाब हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बस आप लोगों को मेरा बनाया खाना पसंद आ गया, मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। दादाजी, मेरे लिए भी जल्दी से 2 प्लेट लगा दीजिए। दूर से खुशबू सूंघकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया। इसका दाम कितना है? सिर्फ 40 रुपए प्लेट है बेटा, ताकि सड़क से गुजरने वाला हर गरीब और राहगीर भी चैन से भरपेट खाना खा सके। देखा रघु, मैंने कहा था ना कि तेरे हाथों का जादू आज भी बरकरार है। लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाँ कैलाश, आज बरसों बाद मुझे लग रहा है कि मैं सच में जिंदा हूं। मेरी अपनी मेहनत की कमाई का ये पहला दिन है और देख, आज ही के दिन मेरी इतनी अच्छी बिक्री हो गई। देखते ही देखते सिर्फ कुछ ही घंटों के भीतर रघुनाथ जी का सारा पकाया हुआ सामान बिक गया। लोग उनके मीठे व्यवहार और खाने के अद्भुत स्वाद के पूरी तरह दीवाने होने लगे थे। रघुनाथ जी अब हर रोज सुबह जल्दी उठते, बाजार से ताजा पनीर और बढ़िया मसाले चुनकर लाते और शाम होते ही अपना ठेला लगाते। कुछ ही हफ्तों में उनका काम इतना शानदार चल पड़ा कि उनके पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती थी। कैलाश भाई, ये पकड़, ये वो सारे पैसे हैं जो तूने मेरा ये ठेला खुलवाने में लगाए थे। आज मैं अपना ये सारा उधार खुशी खुशी चुका रहा हूं। मुझे तुझ पर बहुत नाज है रघु। तूने सारी दुनिया को साबित कर दिया कि इंसान का हुनर कभी बूढ़ा नहीं होता। रघुनाथ जी ने अपने दोस्त का सारा कर्ज पूरी तरह चुका दिया था और अब वो पूरी तरह से एक आत्मनिर्भर इंसान बन चुके थे। अब हर शाम उनके ठेले पर खाना खाने वालों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती थी। तभी एक शाम शहर के कुछ कॉलेज के नौजवान लड़के वहां खाना खाने के लिए आए। रघुनाथ जी को इतनी ढलती उम्र में भी इतनी फुर्ती, लगन और प्यार से खाना बनाते देखकर वे लड़के बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत अपने मोबाइल फोन निकाले और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं हमारे शहर के सबसे छिपे हुए खजाने के पास। ये हैं हमारे प्यारे रघुनाथ दादाजी, जो यहाँ मशहूर कढ़ाई पनीर और पराठा का ठेला लगाते हैं। दादाजी, इस उम्र में भी आप इतनी कड़ी मेहनत कैसे कर लेते हैं? बेटा, सच्ची मेहनत ही इंसान की असली पहचान होती है। जब तक शरीर के ये हाथ पैर चल रहे हैं, किसी के आगे बेबसी से हाथ फैलाने से कहीं अच्छा है कि खुद मेहनत करके कमा कर खाया जाए। बस आप जैसे लोगों का प्यार ही है जो मुझे ये ताकत देता है। दोस्तों, आप खुद देख सकते हैं कि पनीर कितना ज्यादा फ्रेश है और इन मसालों की खुशबू तो सच में कमाल की है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, दादाजी सिर्फ 40 रुपए में इतना बेहतरीन भरपेट भोजन देते हैं। हाँ बेटा, मेरी बस यही चाहत है कि कोई भी गरीब इंसान रात को भूखे पेट न सोए। मेरा मुनाफा भले ही थोड़ा कम हो जाए, पर लोगों की दुआएं मुझे बहुत मिलती हैं। वाह दादाजी, स्वाद तो एकदम 100 में से 100 है। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करो कि दादाजी की ये मेहनत दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाए। उन लड़कों ने वो वीडियो उसी रात इंटरनेट और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और देखते ही देखते वो वीडियो रातों रात इंटरनेट पर वायरल हो गया। लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा, शेयर किया और बहुत पसंद भी किया। सोशल मीडिया की ताकत का असर ये हुआ कि अगले ही दिन से रघुनाथ जी के ठेले पर दूर दूर से लोग अपनी कारें और गाड़ियां लेकर आने लगे। जहां पहले कुछ लोग आते थे, अब वहां लोगों की लंबी लंबी कतारें लगने लगी थीं। दूसरी तरफ चंदनपुर गांव में रघुनाथ जी की बहू कविता अपने मोबाइल पर इंटरनेट चला रही थी। तभी अचानक उसकी नजर उसी वायरल वीडियो पर पड़ी। अरे सुनिए जरा, जल्दी इधर आइए और मेरे मोबाइल में देखिए। ये तो आपके पिताजी हैं ना? क्या? पिताजी? अरे हाँ, ये तो सच में पिताजी ही है। पर ये शहर में इस तरह क्या कर रहे हैं? और इनके ठेले के पास ये इतनी भारी भीड़ क्यों लगी हुई है? अरे वीडियो में सुनिए ना, लोग बता रहे हैं कि पिताजी शहर में बहुत बड़ा कढ़ाई पनीर का काम चला रहे हैं। रोज हजारों रुपयों की बम्पर कमाई हो रही है इनकी। शहर के लोग इनके स्वाद की पूरी तरह दीवाने हो गए हैं। हजारों रुपए रोज? इसका सीधा मतलब है कि पिताजी के पास अब बहुत सारा पैसा इकट्ठा आ गया है और हम मूर्ख यहाँ गांव में तंगी में जी रहे हैं।
मैं तो कहती हूँ हमें बिना देरी किए तुरंत शहर जाना चाहिए। आखिर वो आपके सगे पिता हैं। हम जाकर कहेंगे कि हमसे गलती हो गई थी, हम उनके पैरों में गिरकर माफी मांग लेंगे और उन्हें समझा बुझाकर वापस अपने गांव ले आएंगे। एक बार वो यहाँ आ गए तो उनकी वो सारी कमाई और सारा पैसा भी हमारा ही हो जाएगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो कविता। इस समय वहां जाकर गुस्सा दिखाने से हमारा काम नहीं बनेगा। हमें वहां जाकर फूट फूट कर रोने धोने का ऐसा नाटक करना होगा ताकि पिताजी का दिल पिघल जाए और वो हमारे साथ घर चलने को झट से तैयार हो जाए। चलो अभी इसी वक्त शहर जाने वाली बस पकड़ते हैं। पैसे के लालच में पूरी तरह अंधे होकर सुरेश और कविता ने तुरंत शहर जाने वाली बस पकड़ ली। उनके मन में अपने बूढ़े पिता के लिए कोई प्यार, सम्मान या अपनी गलती का पछतावा बिल्कुल नहीं था, बल्कि वे सिर्फ और सिर्फ उनकी नई कमाई और इस नई शोहरत को हड़पना चाहते थे। दोपहर का समय था। रघुनाथ जी का ठेला ग्राहकों की भीड़ से पूरी तरह घिरा हुआ था। तभी अचानक सुरेश और कविता झूठा रोने का नाटक करते हुए भीड़ को चीरकर ठेले के बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए पिताजी। हम अपनी उस भयानक गलती पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं। आपके बिना हमारा वो घर बिल्कुल सूना हो गया है। हाँ पिताजी, उस मनहूस दिन हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। जब से आप घर से गए हैं हमें एक पल के लिए भी चैन नहीं मिला है। हमें जैसे ही पता चला कि आप इस शहर में हैं तो हम तुरंत आपको लेने के लिए पहली बस पकड़कर दौड़े चले आए हैं। सुरेश, बहू, तुम दोनों अचानक यहाँ और यहाँ सरेआम इस ड्रामे और नाटक की क्या जरूरत पड़ गई है? मेरे ग्राहक परेशान हो रहे हैं, जरा किनारे हटकर खड़े हो जाओ। पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम कोई नाटक नहीं कर रहे हैं। आप बस हमारे साथ वापस गांव चलिए। अब आपको इस बुढ़ापे में यहाँ चिलचिलाती धूप में ठेला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका सगा बेटा अभी जिंदा है। अरे सुरेश, थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती तुम्हें? जिस दिन इस बूढ़े और बेबस बाप को घर से धक्के मारकर बेदखल किया था, उस दिन ये सगा बेटा कहां सो रहा था? आज जब तुम्हारे पिताजी अपनी खुद की मेहनत से मशहूर और पैसे वाले हो गए, तो तुम यहां अपना लालच लेकर बेटा बनकर आ गए। कैलाश अंकल जी, आप हमारी इस पारिवारिक मामले में मत बोलिए। ये मेरे ससुर जी हैं और ये इनके इकलौते बेटे हैं। हम इन्हें पूरे हक से वापस अपने घर ले जाने आए हैं। बस कविता, बहुत हो गया तुम्हारा ये तमाशा। कैलाश बिल्कुल सही कह रहा है। उस दिन जब तुमने मुझे बेघर करके सड़क पर फेंका था, तब मेरा कोई परिवार नहीं था। आज जब मेरा ये ठेला चल पड़ा और पैसे आने लगे, तो तुम्हें अचानक अपनी भूल याद आ गई। आसपास खड़े सारे ग्राहक भी ये सब तमाशा बहुत ध्यान से देख रहे थे और आपस में बुदबुदाने लगे थे। सुरेश और कविता को अच्छे से समझ आ गया था कि सीधी तरीके से रघुनाथ जी उनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। इसलिए उन्होंने अपनी चाल बदली और रोने धोने का ड्रामा और ज्यादा तेज कर दिया, ताकि आसपास के लोग रघुनाथ जी को ही पत्थर दिल और गलत समझने लगे। पिताजी, ये दुनिया क्या कहेगी कि एक जवान बेटा अपने पिता को घर नहीं ले जा रहा? समाज वाले लोग मुझ पर थूकेंगे। चलिए पिताजी, मेरे साथ घर चलिए। आपने जो कुछ भी कमाया है उसे गांव में आराम से बैठकर खाइएगा। हाँ पिताजी, गांव में सब लोग आपकी राह देख रहे हैं। ये दुकानदारी और ठेला छोड़िए और हमारे साथ चलकर अपनी बुढ़ापे की आराम की जिंदगी बिताइए। सुरेश, कविता, तुम लोग मुझे गांव और समाज की दुहाई बिल्कुल मत दो। जब मैं उस गांव के अंधेरे बस स्टैंड पर अकेला बैठकर आंसुओं से रो रहा था, तब ये समाज और दुनिया कहां थी? तब मुझे मेरे इसी दोस्त कैलाश ने सहारा दिया था और मेरे इसी हुनर ने मुझे वापस मेरे पैरों पर खड़ा किया है। जब पालने की औकात नहीं थी तो घर से निकाला क्यों था भाई? अब जब दादाजी फेमस हो गए और पैसा आ गया तो झूठा हक जताने आ गए। भागो यहाँ से। सुन लिया सुरेश, ये इस जनता का फैसला है और यही मेरा भी अटल फैसला है। मैं तुम जैसे स्वार्थी लोगों के साथ वापस गांव कभी नहीं जाऊंगा। तुमने उस दिन सिर्फ मुझे अपने घर से नहीं निकाला था, बल्कि हमारे बाप बेटे के रिश्ते को भी उसी दिन हमेशा के लिए मार दिया था। पिताजी, आप एक बाहरी इंसान और इन अजनबियों की बातों में आकर अपने सगे बेटे को इस तरह ठुकरा रहे हैं। बिना हमारे बुढ़ापे में आपका ध्यान कौन रखेगा? मेरा ध्यान रखने के लिए मेरा ये स्वाभिमान, मेरा ये सच्चा दोस्त कैलाश और मेरे खाने को पसंद करने वाले ये चाहने वाले ग्राहक काफी हैं। अब तुम दोनों इसी वक्त यहां से जा सकते हो। मेरे ठेले पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ रही है और मुझे अपना काम करने दो।
रघुनाथ जी का ये कड़ा और स्वाभिमानी रूप देखकर सुरेश और कविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका लालच भरा पूरा प्लान बुरी तरह फ्लॉप हो चुका था। भरी भीड़ में भारी बेइज्जती और शर्मिंदगी के कारण गुस्से में पैर पटकते हुए दोनों पति पत्नी चुपचाप वापस गांव की बस पकड़ने के लिए वहां से खिसक गए। रघु भाई, कमाल हो गया। आज के शहर के सबसे मुख्य अखबार के पहले पन्ने पर तेरी बहुत बड़ी तस्वीर छपी है। देख, इसमें मोटे अक्षरों में लिखा है, हुनर और स्वाभिमान की जीती जागती मिसाल रघुनाथ जी। कैलाश, ये सब ऊपर वाले भगवान की कृपा और तेरी सच्ची दोस्ती का नतीजा है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी के इस आखिरी पड़ाव पर मुझे दुनिया से इतना प्यार और सम्मान मिलेगा। तू सच में सबका हकदार है रघु। पर एक बात बता, अब तो तेरे पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी इकट्ठा हो गया है। अब आगे के लिए क्या सोचा है तूने? कैलाश, मैंने बहुत सोच समझकर यह तय किया है कि इस पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा मैं उन बुजुर्गों की मदद में लगाऊंगा जिन्हें उनके अपनों ने मेरी तरह बेसहारा छोड़ दिया है। मैं अपने इसी ठेले के पास ही एक छोटा सा भोजनालय खोलना चाहता हूं, जहां गरीब, जरूरतमंदों और बेसहारा बुजुर्गों को रोज मुफ्त में गर्मा गर्म खाना खिलाया जाए। वाह रघु, तेरी इस महान सोच को मेरा सलाम है। तू सिर्फ एक बेहतरीन बावर्ची ही नहीं है, बल्कि एक बहुत ही नेक दिल इंसान भी है। मैं तेरे इस नेक काम में भी हर कदम पर तेरे साथ खड़ा हूं। रघुनाथ जी ने अपनी कही बातों को बहुत जल्द सच कर दिखाया। उन्होंने अपने ठेले के साथ ही एक बड़ी सी जगह लेकर अन्नपूर्णा रसोई की शुरुआत की, जहां शाम को आम ग्राहकों के लिए पैसों से कढ़ाई पनीर बिकता था, वहीं दोपहर के समय हर गरीब और बेसहारा बुजुर्ग के लिए मुफ्त और भरपेट भोजन की व्यवस्था की गई। रघुनाथ जी खुद वहां खड़े होकर बड़े प्यार और सम्मान से सबको अपने हाथों से खाना परोसते थे। समय अपने पहिए पर बीतता गया, जहां एक तरफ चंदनपुर गांव में सुरेश और कविता को अपनी इस घटिया हरकत के कारण पूरे गांव में भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। गांव के सभी लोगों ने उनसे बातचीत और लेन देन बिल्कुल बंद कर दिया था। वे अपनी लालची और स्वार्थी सोच के कारण गांव में बिल्कुल अकेले और लावारिस पड़ गए थे। वहीं दूसरी ओर रघुनाथ जी शहर में मान सम्मान और सुकून की बेहतरीन जिंदगी जी रहे थे। दोस्तों, आज हमारे प्यारे रघुनाथ दादाजी की अन्नपूर्णा रसोई को पूरा 1 साल हो गया है। इस 1 साल में इन्होंने ना जाने कितने हजारों भूखों का पेट भरा है और हमारे समाज को ये कड़ा संदेश दिया है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है और इंसान का हुनर कभी बूढ़ा नहीं होता। रघुनाथ जी की तरफ माइक करते हुए, दादाजी, आज आपकी इस अपार सफलता पर पूरा देश आपको देख रहा है। आप उन नौजवान बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बुढ़ापे में अपने ही माता पिता को एक बोझ समझने लगते हैं? बेटा, मैं बस सभी से इतना ही कहूंगा कि माता पिता इस धरती पर साक्षात भगवान का रूप होते हैं। आज आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के त्याग और बलिदान की वजह से हैं। उन्हें कभी भी बेघर या बेसहारा मत करना। और मैं अपने जैसे सभी बुजुर्ग साथियों से भी यही अपील करूंगा कि कभी भी खुद को कमजोर या लाचार मत समझो। जब तक तुम्हारे शरीर में सांस चल रही है, अपने हुनर और अपने आत्मसम्मान को कभी किसी के आगे हारने मत दो। और दादाजी, एक आखिरी सवाल, क्या आपको कभी अपने बेटे और बहू की याद आती है? क्या आप उन्हें कभी माफ कर पाएंगे? अब मेरे मन में उनके लिए कोई गुस्सा या कोई शिकवा बाकी नहीं है बेटा। उन्होंने मुझे घर से निकाला, तभी तो मुझे ये नया और खूबसूरत जीवन मिला और तुम जैसे इतनी सारे बच्चों का असीम प्यार मिला। मैं अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा खुश हूं और बस ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि वे उन दोनों को भी सद्बुद्धि दें। रघुनाथ जी ने पूरी दुनिया को ये साबित कर दिया था कि अगर इंसान के पास ईमानदारी, कड़ी मेहनत और अपना स्वाभिमान हो तो वो जिंदगी की किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति से लड़कर जीत सकता है। आज रघुनाथ जी चंदनपुर गांव के वो बेबस और लाचार बूढ़े इंसान नहीं थे, बल्कि पूरे शहर के चहेते और सबसे सम्मानित कढ़ाई पनीर वाले दादाजी बन चुके थे। तो दोस्तों, आप लोगों को स्वाभिमान और मेहनत की ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही बेहतरीन और प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।